नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम थिंक आईएएस दृष्टि द विज़न की बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी बिहार राज्य विशेष पुस्तिका पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे पक्षों को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट इन बिहार। स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में आए शून्य को भरने के साथ ही बदलते परिदृश्य में अप्रासंगिक हो चुकी नरमपंथी राजनीति के मद्देनज़र कांग्रेस में शामिल हुई एनी बेसेंट तथा मांडले जेल से रिहा तिलक ने सुषुप्त पड़े कांग्रेस को एकजुट करके राजनीतिक आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने आयरलैंड की होम रूल लीग की तरह भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध जनित कठिनाइयों के कारण यथा वस्तुओं के मूल्य तथा करों में वृद्धि के चलते जनता में असंतोष व्याप्त था। साथ ही विश्व युद्ध के दौरान उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि होने से भारतीय पूंजीपति लाभ की स्थिति में थे, इसलिए यह वर्ग भी स्वशासन के अधिकार के पक्ष में था। इन्हीं परिस्थितियों में एनी बेसेंट ने अपने अखबारों न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का कार्य आरंभ किया तथा 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तो तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को, एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की प्राप्ति, जनता में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना, जिला, नगरपालिका एवं प्रांतीय स्तर पर स्थानीय सरकार का निर्माण करना तथा जातिवाद व छुआछूत की भावना का निर्मूलन कर राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक आधार प्रदान करने का प्रयास था। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के बीच जनजागरण संबंधी पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का वितरण, राजनीतिक वाद विवाद का आयोजन तथा साप्ताहिक हाटों और धर्म स्थलों पर जनसभा आयोजित कर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना शामिल था। जहां तक होम रूल लीग आंदोलन में बिहार की भूमिका का प्रश्न है, तो केंद्रीय विधान परिषद के जिन 19 सदस्यों ने भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया था, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में बिहार के मजहरुल हक भी थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में हुई। इनमें सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाया गया। बिहार होम रूल लीग के अन्य सक्रिय सदस्य थे हसन इमाम और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। बिहार में इस आंदोलन का प्रभाव चंपारण को छोड़कर अन्य सभी हिस्सों में देखने को मिला। चूँकि इस समय चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा था, इसलिए गांधी जी ने एनी बेसेंट की प्रशंसा तो की, लेकिन उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनने से रोका। राज्य के मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में तथा सारण में बजरंग सहाय तथा तारिणी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में होम रूल लीग के सदस्य घड़ी की चेन के साथ जस्ता का एक बिल्ला पहनते थे, जिस पर अंग्रेजी भाषा में होम रूल लिखा होता था। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट का 2 बार पटना आगमन हुआ। पहली बार 18 अप्रैल 1918 को पटना आकर उन्होंने सभा को संबोधित किया। उनके संबोधन का विषय था विश्व युद्ध में सहायता के बदले स्वशासन की मांग। 25 जुलाई 1918 को दूसरी बार वे पटना आई। यहाँ पर उन्होंने संवैधानिक सुधार संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। हालांकि होम रूल आंदोलन भारत में तथा बिहार में व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया, अर्थात जुझारू योद्धा तैयार किए। गांधीवादी आंदोलनों में यही जुझारू योद्धा आज़ादी की मशाल लेकर आगे बढ़े। इस आंदोलन ने देश के कई नए क्षेत्रों यथा उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिंध, मद्रास, मध्य प्रांत तथा बरार जैसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। आगे चलकर 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए तथा आंदोलन को आगे बढ़ाया। चंपारण सत्याग्रह उत्तर बिहार का चंपारण जिला
महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा अपनाई गई पद्धतियां आगामी गांधीवादी आंदोलन का मुख्य आधार बनी। यह शोषणकारी आर्थिक शक्तियों के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। हालांकि चंपारण की समस्या काफ़ी पुरानी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध कर लिया, जिसके तहत यहाँ के किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था में बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे। शोषण के इन तरीकों में नील उपजाने हेतु विवश करना, कम मेहनताना या बेगार के रूप में कार्य कराना तथा नील न उपजा पाने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाना आदि शामिल थे। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज से विदेशी बाजार में नील की मांग कम हो गई। फलतः चंपारण के ये नील बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने पर विवश हो गए। किसान भी इस स्थिति का लाभ उठाकर नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों की स्थिति का फ़ायदा उठाने की मंशा से किसानों को इस अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस तरह के उत्पीड़न एवं शोषण के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी। हालांकि 1908 में इसके खिलाफ विरोध मुखर हुआ, किंतु पुलिस प्रशासन तथा न्यायपालिका के उदासीन रवैये ने इनकी मुक्ति को और कठिन बना दिया तथा बागान मालिकों की लूट का कारोबार चलता रहा। किसानों की इन समस्याओं को लोगों के समक्ष रखने में बिहार के दैनिक समाचार पत्र बिहारी तथा प्रताप की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन समाचार पत्रों में छपे लेखों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराया। इसी क्रम में 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इनमें चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे। 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाने के उद्देश्य से उनके पीछे तब तक घूमते रहे जब तक कि गांधी जी चंपारण आकर किसानों का नेतृत्व करने को राजी न हुए। ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें चंपारण की समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात की थी, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान था। अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुँचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगा दी, किंतु गांधी जी ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी दंड को भुगतने का फैसला लिया। गांधी जी द्वारा किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा तथा उसका शांतिपूर्ण प्रतिरोध तत्कालीन राजनीति में नई चीज़ थी। यह गांधी जी द्वारा उठाया गया एक आश्चर्यजनक कदम था। चंपारण पहुंचकर उन्होंने अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ गांव-गांव घूमकर किसानों की स्थिति का जायज़ा लिया। गांधी जी के आगमन ने किसानों को एक नए उत्साह से भर दिया। इसी बीच गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इन सारे मामलों की जांच के लिए FG इस्लाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। गांधी जी को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया। इसके अन्य सदस्यों में LC आदामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी थे। मजबूत साक्ष्यों को आधार बनाकर वे सरकार को समझाने में सफल रहे कि 3 कठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने आयोग के सामने यह पक्ष भी रखा कि किसानों से अवैध वसूले गए पैसों के लिए उन्हें हर्जाना दिया जाए। नील बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राज़ी हुए तथा 1 दशक के भीतर ही इन बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। हालांकि गांधी जी की इस आधार पर आलोचना की गई कि उन्होंने 100% वापसी की मांग नहीं की। इस पर गांधी जी का कहना था कि 25% रकम लौटाना भी गोरे बागान मालिकों के लिए बेइज्जती थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि किसानों के कष्टों के निवारण के लिए किए गए उपाय अपर्याप्त जरूर थे, लेकिन पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी बातें मनवा लेना तत्कालीन समय में एक बड़ी उपलब्धि थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया।
इसके पश्चात राष्ट्रीय परिदृश्य में अनेक किसान आंदोलन देखने को मिले। चूँकि भारत गाँवों में बसता है, इस तरह किसानों की समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों ने इस वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर अपने जनाधार को व्यापक बनाया। गांधी जी द्वारा भारत की धरती पर पहली बार सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया गया तथा आंदोलनकारियों को विकट परिस्थितियों में भी संयम और साहस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।